उन सबको कसरे उबैद पहुंचने में 1 ही घंटा लग गया था। आयमा को अपने कमरे में बिठवाकर उबैद साहब कमरे की आराइश के लिए फूलों और सजावटी पौधों का इंतज़ाम करवा रहे थे। साथ में उन्होंने खाने का मेन्यू भी खानसा माँ को बता दिया था। आयशा नाज़ मुतमिन तो थी, बहरहाल इसे इतनी खुशी नहीं हो पा रही थी जितनी इस मौके पर एक दूल्हे की माँ को होनी चाहिए। कई बार उसके ज़मीर ने इसे मुलामत भी किया था और तभी इसने शहर से ब्यूटिशियन को कसरे उबैद बुलवाया था, जो इस वक्त जल्दी से आयमा के कमरे का रुख कर रही थी। ब्यूटिशियन के कमरे में आने पर आयमा जल्दी से खड़ी हुई और घबराए हुए अंदाज में सामने खड़ी लड़की को देख रही थी, जिसने कुर्ता पजामे के साथ एक दुपट्टा मफलर की तरह गले में लपेटा हुआ था। अलबत्ता ब्यूटिशियन की आंखों में हैरत थी। वो इस्ताइश से सामने खड़ी माइयों के लिबास में मलबूस खूबसूरत सी लड़की को देख रही थी। आप हैं ब्राइड? कमरे की खामोशी को ब्यूटिशियन की आवाज़ ने तोड़ा था। जी, दबी आवाज़ में इसने कहते हुए सर भी हिलाया। ब्यूटिशियन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। फिर उसने आयमा को इसकी बारात का लहंगा पहन कर आने को कहा। फिर चंद ही मिनट बाद वो आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल के सोफे पर बैठी थी। इसके साथ आई लड़की ने अपने साथ लाया बैग बेड पर रख दिया और अब वो इसमें से सामान बाहर निकाल रही थी। आयमा तजस्सुस भरे अंदाज में इसे सामान निकालता हुआ देख रही थी। ब्यूटिशियन ने इसका इन्हमाक देखकर एक बार फिर इसे मुस्कुराकर देखा। अपने चेहरे पर नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके आयमा झीमकर अपना रुख आईने के सामने कर गई। आप तो वैसे ही इतनी प्यारी हैं, अब आप देखिएगा ब्राइड बनकर तो आप पर अलग ही रूप आएगा। ब्यूटिशियन माहिराना अंदाज में इसे संवारना शुरू कर चुकी थी। मिजाज की वो काफ़ी बातूनी थी, इसलिए अगले 2 घंटे तक वो मुसलसल बातों में ही मसरूफ़ रही, कभी आयमा से तो कभी अपने साथ आई हुई लड़की से। 2 घंटे की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने एक स्तइश भरी नज़र इस पर डाली। फिर आयमा के आगे से हटी और इसने इसे आईने में देखने को कहा। आंटी से जाकर कहो कि ब्राइड तैयार हो चुकी है, इसने साथ आई लड़की से कहा। अभी वो लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर जा ही रही थी कि आयशा नाज़ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दाखिल होते ही उनकी निगाह आईने में अपना सरापा देखती आयमा पर पड़ी। फिर इनकी मुस्कुराहट गहरी हुई। माशाअल्लाह, आयमा जो इतनी महव थी कि इसे दरवाज़ा खुलने का एहसास ही नहीं हुआ था, आयशा नाज़ की आवाज़ से पलटी। इसका दिल धड़कने लगा था, नज़रें झुक गई थी। अल्लाह नज़रें बद से बचाए, आयशा नाज़ ने प्यार से कहा। फिर एक मुलाजमा को इसे सिकंदर के कमरे में छोड़कर आने को कहा। इसकी झुकी नज़रें मज़ीद झुक गई थीं। मुलाजमा ने इसे कमरे के अंदर लाकर बिठाया, फिर खुद फ़ौरन ही चले गई। इसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। सिकंदर का कमरा उसके अपने कमरे से कदरे बड़ा था। इसका अपना कमरा भी कुछ छोटा ना था। दीवारों पर हल्के सेल्फ प्रिंट वॉलपेपर थे। नफीस बेडरूम से बड़ी सी खिड़की जो लॉन में खुलती, वहाँ कोई गैलरी नहीं थी। बैठे बैठे इसने यही अंदाज़ा लगाया था। खूबसूरत सा बेड, सुर्ख बेडशीट, इस पर सजे सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते, कमरे में फैली गुलाबों की खुशबू माहौल को फसूं खेज बना रही थी। अभी वो मंजर के इशारे से निकली भी ना थी कि इसकी समातों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसके पहले से मुंतशिर धड़कनें मज़ीद मुंतशिर हो गईं। सिकंदर ने अंदर कदम रखते ही सामने बैठी अपनी शरीके हयात पर निगाह की और फिर निगाहें पलटने से इनकारी हो गईं। डीप रेड लहंगे में इसे वो हुस्न का शाहकार लगी। ऊपर से ब्यूटिशियन की महारतों मोहब्बत मेहनत का मुंह बोलता मेकअप मज़ीद गज़ब डाल रहा था। कमरे की मुअत्तर फ़िज़ा और फजूल खेज मंजर से सिकंदर को अचानक आयशा नाज़ की बातें याद आईं जो इसने निकाह में जाने से पहले की थी। बेटा, रुखसाना वाला वाक़या तो तुम्हें याद होगा और मैं नहीं चाहती कि आयमा, इसने फ़ौरन ही ये ख्याल दिल से झटका। सामने बैठी लड़की उसका नसीब थी, अगर ना होती तो इसकी निकाह में भी ना होती, यूँ इस तरह इसके सामने भी ना होती। दिल में सोचते हुए इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अपने कदम नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ा दिए। डॉक्टर के जल्दी पहुंचने और बर वक्त मुआयने से हूर जहाँ की ज़िंदगी बचा ली गई थी। आज ठीक 1 हफ्ते बाद कसरे उबैद में वलीमे की तकरीब थी। ज़्यादा शोर वाली जगह पर जाने से हूर जहाँ को मना किया गया था, इसलिए वो तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती थी और रुखसाना भी इसके साथ ही रुकना चाहती थी। फिर मिद्दत और मलक हुसैन ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया कि ऐसे वक्त में किसी घर के फ़र्द का हूर जहाँ के साथ होना ज़रूरी था और रुखसाना ने भी फ़िलहाल आयमा को अपने दिमाग से निकाला हुआ था, मगर ये तो तय था कि दिल ही दिल में बहुत कुछ करने का इरादा कर चुकी थी। अपने हसद और नफ़रत के सबब मिलने वाली तकलीफ़ और जहनी अजियत का ज़िम्मेदार हूर जहाँ ने मिद्दत और इसकी बेटियों को ही ठहराया था और अब इसके दिमाग में एक ऐसा मंसूबा आया था जिसके सही होने का 100% इम्कान था। वो अपना मंसूबा रुखसाना को बताना चाहती थी ताकि किसी तरह से इसके बेकरार दिल को भी करार आ जाए, लेकिन फिर उसकी जज्बाती तबीयत की बिना पर इसको लाइलम रखना ही मुनासिब समझा। अब बस सही वक्त सही मौके पर दुरुस्त हिकमत अमली अपनानी थी।
हम अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त ये सोचने में गुजार देते हैं कि हमें किस वक्त किसी के साथ ऐसा क्या करना है कि उसे मिलने वाली कोई खुशी भी उसे लुत्फ़ ना दे सके। हम इसे हर मौके पर इतनी टेंशन दे देना चाहते हैं कि वो खुद को हासिल खुशी के लम्हात भी जी नहीं सके। हम इस वक्त को अपने लिए कुछ बेहतर करने में क्यों नहीं गुजार देते? हम बजाय उसे तकलीफ़ और टेंशन देने के बारे में सोचते हैं अपने हासिल से लुत्फ़अंदोज़ क्यों नहीं होते? क्यों हम इस कदर नाशुक्री करते हैं? क्योंकि हमारे जिस्मों में हसद आ चुका है। किसी की कामयाबी या किसी की खुशी हमें मोटिवेट नहीं करती, बल्कि हम उससे जलने लगते हैं। हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि खुद को दीमक की तरह चाट रहे होते हैं। जैसे दीमक जब अपने शिकार की जान छोड़ती है तो फिर उसे बरबरा कर देती है, फिर वो मज़ीद जीने के काबिल नहीं रहता। फिर हम भी खुद को बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं, फिर हम भी किसी खुशी के काबिल नहीं रह पाते। जब हसद हमारे जिस्मों से निकलता है तो फिर वो हमारे जज्बात भी साथ ले जाता है। फिर हम ज़िंदगी जीने और अपने हाल से लुत्फ़अंदोज़ होने के काबिल ही नहीं रह पाते। ये भी तो एक सज़ा होती है ना, एक हासद की सज़ा, अपनी खुशियों को एंजॉय ना कर पाना। अगर इंसान इस बात को समझ ले तो फिर दूसरों को तकलीफ़ का सबब बनने की नौबत ही ना आए। रुखसाना ने वलीमे जाने से इनकार तो कर दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसके इज़्तिराब में भी इजाफ़ा हो रहा था। वो एक नज़र हूरजहाँ को देखने के लिए उसके कमरे में चली आई। फिर इसके बाद इसका सोने का इरादा था। हूरजहाँ को रुखसाना की देखभाल कतई ज़रूरत नहीं थी। इसकी देखभाल के लिए एक नर्स हर वक्त मौजूद थी। उसके रुकने का सबब हूरजहाँ अच्छे तरीके से जानती थी, जब इसने इसे जाने के लिए इसरार भी नहीं किया था। आ जाओ। रुखसाना की इजाज़त लेने पर हूरजहाँ ने इसे अंदर आने को कहा था। रुखसाना मुरझाया चेहरा लिए अंदर आई। पैरों में 2 पट्टी की चप्पल पहने, सादा से बाल बनाए, दुपट्टा शानों पर फैलाए, नज़रें नीचे किए चलती हुई बेड की पायंती पर आकर बैठ गई। इसकी हालत देखकर हूरजहाँ के दिल को कुछ हुआ था। इसने इशारे से नर्स को बाहर जाने को कहा। वो जो दवाई और पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी थी, साइड टेबल पर रखकर बाहर चली गई। फिर हूरजहाँ ने रुखसाना को आवाज़ देकर अपने पास आने को कहा और अपने बाजू वहाँ कर दिए। वो छोटे बच्चे की तरह इसकी बाहों में आसमाई थी। बड़ी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी। रुखसाना मेरी बच्ची, इसने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जी अम्मी। अपने बालों में माँ के हाथों का शफकत भरा लमस महसूस करते हुए इसने कहा था। एक बात कहूँ तुमसे, उसकी हरकत करती है उंगलियां लम्हे भर को ठहर कर फिर हरकत करने लगी थी। आपको कुछ कहने के लिए मुझसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है अम्मी। इसने अपना चेहरा ऊंचा करके इसे देखते हुए कदरे जताते हुए कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है। हूरजहाँ ने रुखसाना को अपने सामने करते हुए इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। कैसा फ़ैसला? उसके लहजे की बेचैनी इसके चेहरे पर भी असरअंदाज हुई थी। देखो मेरी बेटी, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए गुजार दी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हें बाप जैसा प्यार दिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दे सकी रुखसाना। लेकिन तुम्हारी माँ का भी हक़ है कि वो भी अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। इसने लहजा भर को रुक कर रुखसाना के चेहरे को देखा। वो इसके रुकने पर इसके करीब हुई थी। हूरजहाँ ने अपनी बात वहीं से शुरू की। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुल्हन बनता देखो। तुम मुझे समझ रही हो ना? वो लहजा पर को फिर रुकी थी। आज उस आइमा की जगह मैं ही दुल्हन बनी होती, और उसके दिल में अभी भी नफ़रत ही थी कि कम आएगी का एहसास था, और ये एहसास भी खुद हूरजहाँ का पैदा करदा ही था। इसी ने तो इससे ऐसे ख्वाब देखने को कहा था। वो रोने लगी थी। हूरजहाँ ने भी इसे नहीं रोका। थोड़ी देर बाद इसने खुद ही अपने आंसू पोंछ लिए। आप कहें मैं सुन रही हूँ। एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए इसने सामने बैठी अपनी माँ से कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम नवाज़ से शादी कर लो। वो एक अच्छा लड़का है, हमारी नज़रों के सामने ही तो पला बड़ा है, और तुम दोनों ने बचपन में साथ खेला है। तुम इसके साथ खुश रहोगी। इसने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर मान से कहा। रुखसाना की नज़रें झुकी हुई थी। इसकी आंखों के सामने नवाज़ का चेहरा आया था, खुश शक्ल, खूबसूरत। और दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारे बाप से जो जायदाद मिली है वो फिर घर में ही रहेगी। नवाज़ को भी अपने बाप से विरासत में बहुत कुछ मिलना है, और फिर वो वारिस है। मलक हुसैन के बाद सरदार उसी को बनना है। हाँ, उसके पास सिकंदर जितना पैसा नहीं है, और सिकंदर को दौलत तो अपने बाप की वजह से मिली है, जबकि नवाज़ तो सरदारों का बेटा है। सरदारी उसके खून में, और मैं चाहती हूँ तुम सरदार की बीवी बनो। अगर कोई बाई से लड़की आ जाएगी तो हमारी हैसियत ख़त्म होने लगेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने देखा नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद इन सबको सिर्फ निकाह की पड़ी थी। मेरा किसी को ख्याल नहीं आया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो। हूरजहाँ अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपाकर रोने लगी थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। मैं इनको अब चैन से रहने नहीं दूंगी। उसने आगे बढ़कर हूरजहाँ के आंसू अपने अंगूठे से साफ किया। आखिर में इसके पुरसोच चेहरे पर दुरुस्ती आई थी।
खुश तो मैं भी नहीं रहने दूंगी इन्हें, बस तुम इन्हें ज़्यादा जहन पर सवार मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी जीने की उम्र है, हंसते मुस्कुराते रहने के दिन है। तुम्हारी संजीदगी मुझे दुख दे रही है। ठीक है, अब नहीं सोचूंगी कुछ, उसने बज़ाहिर इसकी खुशी के लिए कह दिया। अलबत्ता दिल ने ज़ोरों शोर से इस बात की नफ़ी की थी। और तुम्हें नवाज़ से शादी करने पर कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मिद्दत और मलक हसन मुझे इनकार नहीं करेंगे, इसका मुझे पता है। बस मैं सबसे पहले तुम्हारी मर्ज़ी लेना चाहती हूँ। बताओ रुखसाना। उसने उसके हाथ की पुश्त दबाई थी। जैसा आपको ठीक लगे, रुखसाना ने कहते साथ ही अपनी नज़रें झुकाई। वो शर्माना नहीं चाहती थी, पर वो शर्मा रही थी। इसका शर्माता चेहरा देखकर हूरजहां ने इसकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया। खुश रहो। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी दुल्हन लाई हैं आप। आयमा दुल्हन के रूप में बहुत हसीन लग रही थी। जो भी इसे देख रहा था तो आयशा नाज से ये ज़रूर कह रहा था। इस तरह सराहे जाने पर वो दिल ही दिल में खुश तो होती, बल्कि उनके चेहरे पर भी मुसर्रत अपना रंग बिखेरे हुए थी। वलीमे की तकरीब में भी तबरेज़ ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से मौजूद था। इस वक्त खाना खाने के बाद सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त लेते अपने घरों को लौट रहे थे, जब आयशा नाज ने मिद्दत के करीब आकर इसे एक खुशखबरी सुनाई थी। मिद्दत इस वक्त अपनी दोनों बेटियों के दरमियान बैठी थी। उबैद साहब ने इन दोनों की लबनान की टिकट्स बुक करवा दी हैं और फिर वो वहीं से ये लोग दुबई निकल जाएंगे। अच्छा है ना, शादी के बाद कहीं घूम फिर लेंगे। वैसे भी जिन हालात में रुखसती हुई है तो हम सबको ही मालूम ही है। आखिर में किए गए तंज को किसी ने महसूस किया हो या नहीं, सबीहा ने ज़रूर किया था। मतलब अब क्या उसकी बहन को हर बार रुखसती का ताना दिया जाएगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, मिद्दत ने मुस्कुराते हुए कहा। एमा मज़ीद खुद में सिमट गई थी। आयमा और सिकंदर वलीमे के 2 दिन बाद हनीमून गुजारने लबनान चले गए थे। जाने से पहले वो मिद्दत और बाकी सबसे मिलने भी आए थे। और फिर इस वक्त जब ये खबर हूरजहां और रुखसाना ने सुनी तो इन्हें जलन महसूस हुई थी। दोनों ने नज़रें उठाकर एक दूसरे को देखा, फिर लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली। इन दोनों को मुबारकबाद दी और दुआएं भी। आयमा और सबिहा दोनों ने ही हैरान होकर इन्हें देखा था। 1 महीना लबनान गुजार कर वो दोनों दुबई चले गए थे। ये आयमा की ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन थे। पहली बार वो जहाज़ में बैठी थी, पहली बार अपने मुल्क से बाहर गई थी। हर दिन वो बच्चों की तरह खुश होकर गुजार रही थी। हूरजहां ने मिद्दत और मलक हुसैन से नवाज़ और रुखसाना के रिश्ते के बारे में ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया था। उन दोनों ने भी इसका इशारा समझ लिया था। इन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि खुशी हुई थी। रुखसाना इनके घर की बच्ची थी, ख़ानदानी थी, खूबसूरत थी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था? एक चीज़ जो इसके पास नहीं थी वो आला तालीम थी, जिसकी गाँव के सरदारों की नज़रों में कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। कुछ दिन बाद इनकी निस्बत भी तय कर दी गई थी। सबिहा सारे मामलात आयमा को फ़ोन पर बताती रही और फिर वो दोनों ही अपनी हैरत का इजहार करती। लबनान के बाद दुबई में भी 1 महीना गुजारने के बाद तबरेज़ के बुलाने पर वो दोनों चंद दिनों के लिए कनाडा चले गए थे। फिर इधर अपने इस हसीन सफ़र की यादों में वो 15 दिन भी शामिल किए, जो कनाडा की बर्फ़बारी और बरसात में भीगते हुए इन दोनों ने सड़कों पर यूं ही मटर गश्त करते हुए गुजारे थे। 2.5 महीने बाद जब आयमा और सिकंदर पाकिस्तान लौटे तो इन दोनों के पास एक बड़ी खुशखबरी थी। उनके ख़ानदान में एक नन्हे फ़र्द का इजाफ़ा होने वाला था। ये खबर दोनों ख़ानदानों के लिए खुशी का बायस थी। दोनों ख़ानदानों ने अपने अपने गाँव में खूब मिठाइयाँ तकसीम करवाई थी, लंगर बांटे थे। फिर इन्हीं खुशियों में नवाज़ और रुखसाना की शादी की खुशी भी शामिल कर दी गई। 15 दिन बाद ही रुखसाना अपने कमरे को छोड़कर नवाज़ के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। पिछले चंद माह हवेली वालों के लिए खुशियों भरे साबित हुए थे। इस सारे अरसे में रुखसाना और हूरजहां दोनों ने ही अपने दिल से बुग़्ज़ और नाद ख़त्म नहीं किया था। दोनों ही अपने तौर पर सही मौक़ों की तलाश में थी। रुखसाना बातों बातों में कभी कभार नवाज़ से आयमा और सबिहा की यूनिवर्सिटी के दिनों का जिक्र करती, फिर इसके दोस्तों का, फिर किसी न किसी लड़के का। नवाज़ को ये सब बातें बुरी लगती। गांव के रवायती मर्दों के जैसा ही वो भी था, इसलिए ज़्यादा देर इसकी बात सुन नहीं सकता था। फिर इस दिन इन दोनों की खूब लड़ाई हुई। रुखसाना ने इसके बाद ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन आयमा से उसे शदीद चिढ़ रहने लगी। हूरजहां ने रुखसाना को अच्छी तरह समझा दिया था कि शौहर को ज़्यादा गुस्सा ना दिलाए, बल्कि उससे इतना बना कर रखे अगर सारी दुनिया भी इसके खिलाफ कुछ बोलने लगे तो भी इसे अपनी बीवी गलत ना लगे। रुखसाना जैसी लड़की के लिए यह बात बहुत मुश्किल थी, मगर अपनी माँ की नसीहत इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी। और अब वही वक्त था जब हूरजहां को अपना पत्ता फेंकना था। इन दिनों आयमा रहने के लिए हवेली आई हुई थी। ये इसके पाकिस्तान लौटने के 7 महीने बाद का दिन था। सबिहा और आयमा कुछ ख़रीदारी के लिए एक ड्राइवर को साथ लेकर गांव से बाहर शहर आई थी। उन्हें बाज़ार में ख़रीदारी करते हुए कुछ ही वक्त था जब आयमा को एक बेबी शॉप पर नजर आई। सबिहा का हाथ पकड़कर वो पुरजोश ही अंदर चली गई। ड्राइवर को उन्होंने गाड़ी कहीं पार्क करके आने को कह दिया, इसलिए वो दोनों इस वक्त शॉप में अकेली थी। इर्द गिर्द ज़्यादा रश भी नहीं था। ये देखो कितना खूबसूरत है ना। सबिहा ने इस खूबसूरत से रंग
के सुर्ख रंग के जूतों को आयमा को दिखाते हुए कहा, क्यूट। वो भी इसकी जानिब पुरशौक निगाहों से देख रही थी। इसने वो जूते दुकानदार को पैक करने को दे दिए थे। अब वो दोनों छोटे छोटे कपड़ों को दिलचस्पी से देख रही थी। अचानक शॉप में 2 नकाबपोश दाखिल हुए। आयमा ने एक ऊनी टोपी सबीहा को दिखाई थी। वो दोनों बच्चों की तरह खुश हो रही थी। इसने वो भी दुकानदार को दे दी। ऐसी मज़ीद चंद एक चीज़ें भी वो अपने सामान में शामिल करवाती रही। एक नकाबपोश दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो चुका था। इसने जेब से मोबाइल निकाल के किसी को डन का मैसेज किया। दूसरे नकाबपोश की निगाहें इन दोनों पर ही जमी थी। ड्राइवर अब तक वापस नहीं लौटा था। उन्होंने अपना सामान पैक करवाया और शॉपर्स को सबीहा ने उठा लिया। आयमा ने बस अपना पर्स ही पकड़ा हुआ था। शॉप से बाहर निकलकर सबीहा ने ड्राइवर की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन इसका कहीं अता पता नहीं था। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया। सबीहा ने सामान से भरे शॉपर्स को उठाए हुए ताई लहजे में कहा, यही होगा, तुम ज़्यादा आगे मत जाओ, वैसे भी अब मुझे घबराहट होने लगी। आयमा ये कहते हुए इधर खड़ी एक बाइक का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अच्छा, आप यहीं रुके, मैं इसे देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। नहीं सबीहा, आयमा ने इसे रोकना चाहा। इसकी छठी इसी से कुछ बुरा होने का इशारा दे रही थी। बाहर इक्का दुक्का लोग ही चलते फिरते नजर आ रहे थे। बस आ रही हूँ आप ही। और पीछे से इस नकाबपोश ने क्लोस्ट्रम लगाकर एक रुमाल सबीहा के मुँह पर रख दिया। वो इसकी पकड़ में बिलखती हुई चंद सेकंड में ही बेहोश होगी। इसके हाथों की गिरफ्त ढीली होने से सामान के शॉपर उसकी उंगलियों से फिसलकर ज़मीन पर गिर चुके थे। दूसरा नकाबपोश मैसेज करके सीधा शॉप से बाहर आया और गाड़ी लेने गया था। अब वो गाड़ी लेकर आ चुका था। आयमा के हलक से हौलनाक चीख निकली थी। इस शख्स ने सबीहा को गाड़ी में डाल दिया। आयमा फ़ौरन से हिम्मत करके आगे बढ़ी, मगर गाड़ी चल चुकी थी। वो पीछे पीछे दौड़ने लगी। वो इसे पुकार रही थी, मगर वो तो कब की बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी नज़रों से ओझल होने लगी। वो वहीं सड़क पर नीचे बैठ के इर्द गिर्द दुक्का लोग भी ये सूरत हाल देखकर मुंतशिर हो गए थे। वो लोग इसकी बहन को इसकी पहुंच से बहुत दूर ले जा चुके थे, बहुत दूर। पता नहीं वो अब इससे मिल सकेगी भी या नहीं। पीछे इसकी नई ज़िंदगी का सामान पड़ा था, जिसे सफरा तफरी में वो लोग अपने पैरों से रौंद चुके थे। फटे शापर और धूल में अटा सामान, सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया था। कहाँ अभी आने वाले वक्तों को सोचकर वो दोनों खुश हो रही थी, और कहाँ अब आने वाले वक्तों को सोचकर वो हौल रही थी। दर्द ही दर्द था, बेबसी ही बेबसी थी। वो तड़पने लगी। इसका गम बहुत बड़ा था। अपनी हालत के पेश नज़र वो ज़्यादा देर भाग नहीं सकती थी। इसके बावजूद वो भागी थी अपनी बहन के पीछे, उसे बचाने की खातर। वो फूट कर रो रही थी। तभी 2 कदम इसकी जानिब बढ़े। आयमा की चादर इसके सर से सिरक कर एक शाने पर गिरी थी। आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही थी, बाल बिखर रहे थे। ऊपर से तेज़ धूल उड़ाती मिट्टी इसकी हालत मज़ीद ख़राब कर रही थी। वो 2 कदम इसके अकब में बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, इतना कि उनके दरमियान बस 1 फुट का फासला रह गया था। तभी वहां उनका ड्राइवर पहुंचा, और वहां जो मंजर इसे देखने को मिला था, इसने इसके हवास बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। जल्दी से गाड़ी से उतरकर वो ज़मीन पर उजड़ी बैठी हालत में बैठी आयमा की तरफ आया। इसके पीछे मौजूद कदमों ने अपने कदम पीछे बढ़ाए थे। तेज़ तेज़ वो वहाँ से दूर हो गए थे। बीबी जी, सबीहा बीबी कहाँ हैं? ड्राइवर ने परेशान होकर ज़मीन पर बैठी आयमा से पूछा। उसने गर्दन ना में हिलाई और रोने लगी। आप रो क्यों नहीं हैं बीबी? बताएं मुझे, क्या हुआ आप लोगों के साथ? इसने फिर से पूछा। वो लोग ले गए सबीहा को, मैं इसे बचा भी नहीं सकी। मेरी नज़रों के सामने आयमा उसे बताते फिर से रोना शुरू कर चुकी थी। आप चलें, आप हवेली चलें, आप चौधरी साहब को बताएं। ड्राइवर ने एक आस दिलाते हुए इसके बाप का नाम लिया था। जाने के अलावा कोई चारा ना था। इस तरह बैठकर वक्त बर्बाद करना भी कोई अक्लमंदी न थी। वो खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। ड्राइवर की नज़रें जब बिखरे हुए सामान पर पड़ी तो कुछ सोचकर इसने वो भी उठाकर अंदर गाड़ी में रख दिया और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आयमा की नज़रें उसी सीमत मरकूज़ थीं जहाँ अब से कुछ देर कबल इन लोगों की गाड़ी गुजरी थी। कैसे वो लोग इसकी हंसती मुस्कुराती बहन को अगवा करके इस गाड़ी में बिठा कर ले गए थे, कैसे सब कुछ पलट दिया था। उसने दर्द से आंखें बीच लीं। ज़िंदगी के एक दर्द से इसे रोशनास करवाया गया था। एक आजमाइश इस पर डाल दी गई थी, एक नामालूम मुद्दत के लिए। मगर हर वक्त गुजर जाता है, और वक्त का तो काम ही गुजर जाना है। बाप सोम, ज़ख्मी कांच। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक टूटा हुआ कांच तुम देखते हो। तुमने इसे फर्श पर फेंक कर तोड़ा था, करोड़ों टुकड़ों में किरची एक टूटा कांच अब मज़ीद नहीं रहा। तुम इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, एक मजबूत टेप से या फिर किसी गूंद से, लेकिन ये दरारें तुम हमेशा देखोगे। गर्ज ठीक करने के लिए तुम कुछ भी कर डालो, अब ये थाम नहीं पाएगा। पानी कुछ भी नहीं है ऐसा जो इसे पूरा भर सके, क्योंकि तुम एक कांच तोड़ चुके हो, और इसमें एक ख़ास महारत की ज़रूरत थी, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि तुम्हारा मकसद ही उसे तोड़ना था, बिल्कुल ऐसे जैसे तुमने मुझे तोड़ा था। और वो टुकड़े अब कभी भी जुड़ नहीं सकेंगे। कांच हमेशा के लिए टूटा रहेगा। दूर चले जाना भी
इसे कुछ नहीं कर नहीं सकेगा। यहाँ तक कि अगर तुम इसे छोड़ भी दो तब भी तुम्हारे नुकसान तुम्हारे ही खाते में रहेगा। मैं एक ज़ख्मी कांच हूँ जिसे तुमने फर्श पर फेंका था, जो किरची किरची हुआ था करोड़ों टुकड़ों में। वो टूटा कांच अब मज़ीद नहीं रहा, टुकड़े हुआ था जो करोड़ों हिस्सों में। दूर चले जाना भी उसे ठीक नहीं करेगा और ना ही मुझे। ड्राइवर मामूल के बरक्स गाड़ी तेज़ चला रहा था। एमा अक्कम में बैठी वक्फे वक्फे से अपनी भीगी आंखें दुपट्टे से पोंछ रही थी, जो पूछे जाने पर मज़ीद छलक पड़ती। इसने अपना दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ लिया था। जैसे ही गाड़ी गाँव की हदूद में दाखिल हुई, इसके रोने में भी रवानी आ गई। न जाने सबीहा किस हाल में होगी। इन लोगों ने इसके साथ पता नहीं क्या सलूक किया होगा। मैं सबको कैसे बताऊंगी? मेरी नज़रों के सामने कैसे सब कुछ हो गया, मैं कैसे वजाहत करूंगी? वो रोए जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। गाड़ी हवेली के आगे आकर रुक गई। वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अंदर बढ़ने लगी। उसके उतरते ही ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। हवेली के अंदर उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। अपने लर्जीदा कदम और आंसुओं से तर चेहरा लिए आयमा ने अपनी सुर्ख और धुंधली होती निगाहों को उठाकर सामने के मंजर को देखना चाहा। इसे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही थी। इसने बार बार अपनी पलकों को झपक कर अपने आंसू अंदर उतारे और ख़ुद को मजबूत करती हुई मज़ीद 2 कदम अंदर बढ़ाए। जैसे ही वो बीच कमरे में पहुंची, वो ठटक गई। खिलाफ़े मामूल सब लोग लाउंज में मौजूद थे। इसके अदा नवाज, बाबा, मलक हुसैन, इसकी माँ, ताई अम्मी और रुखसाना, ढेर सारे मुलाजमीन, ये सब इधर क्यों मौजूद हैं? इस वक्त तो इन्हें अपने अपने कमरों में मौजूद होना चाहिए था। इसने दिल में सोचा। शाम का वक्त था। मलक हुसैन और नवाज अपने डेरे पर होते थे। डेरा हवेली में ही था। इस वक्त मिद्दत, हूरजहाँ और रुखसाना अपने अपने कमरों में पाई जाती, जबकि मुलाजमीन किचन या दूसरे जगहों पर पाए जाते। उसने सबके चेहरे की जानब देखा। हूरजहाँ और रुखसाना एक साथ ही खड़े थे। दोनों के चेहरे पर ना महसूस सी इस्तज़ाब मुस्कुराहट थी। रुखसाना ने इसे चुभती हुई नज़रों से देखा। इसकी नज़रें इसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई। इससे कुछ फासले पर अदा नवाज थे। इनके चेहरे पर बेयकीनी और गुस्सा था। आंखें सुर्ख थी। इसने फ़ौरन इसके साथ खड़े अपने बाप को देखा। उनका चेहरा इसके भाई से ज़्यादा सुर्ख था। आंखों की सुर्खी और इसमें पनपते गुस्से से घबराकर इसने फ़ौरन ही आंखें झुका ली। यूँ महसूस हुआ जैसे इसने कोई जुर्म किया हुआ। फिर इसने अपनी हिम्मत करके अपनी लर्जीदा पलकों को उठाकर अपने बिल्कुल मुकाबल देखा। सामने उसकी माँ थी, जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और खुशी रक्सा रहती। जाने क्यों आज इसे वो चेहरा रंजीदा लगा, जैसे रोया और जैसे इससे कोई शिकायत कर रहा। आयमा घबराने लगी। इसने हरगिज़ नहीं सोचा था घर में उसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। उसका कब से अपने आंसुओं पर बांधा हुआ बंद टूट गया। फिर अश्कों की बरसात शुरू होगी। इसकी उजड़ी हालत देखकर रुखसाना और हूरजहाँ ने आपस में मुस्कुराते हुए ज़ू-मैनी नज़रों का तबादला किया। मिद्दत भी साथ रोने लगी, मगर बेआवाज़। नवाज ने नागवारी से अपना चेहरा फेरा, जिससे अगर वो देख लेती तो मज़ीद रोने लगती। बाबा साईं, वो लोग सबीहा को न